हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो DSSB टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवाई की सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 45 नंबर तक के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, एक उर्वरक उद्योग के लिए बुनियादी कच्चे माल डैश है। पहला सल्फर, दूसरा रॉक फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। यानी एक उर्वरक उद्योग के लिए बुनियादी कच्चे माल में सल्फर और रॉक फॉस्फेट दोनों ही जरूरी है। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत सन 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई थी और उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में सल्फर, रॉक फॉस्फेट, नेप्था, गंधक तथा जिप्सम आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल है? पहला नारियल, दूसरा रबर, तीसरा चाय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी नारियल, रबर और चाय ये तीनों ही एक रोपड़ फसल है। बागानी या रोपड़ कृषि नई तकनीकों एवं मशीनों का इस्तेमाल करते हुए वाणिज्यिक आधार पर उगाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलों की एकल कृषि है, जिसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपीय भूस्वामियों द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, तापी नदी डैश से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सतपुड़ा हिल से। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास से निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है, और यह लगभग 424 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, नदी सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला सिंधु झेलम, दूसरा यमुना गोमती, तीसरा कृष्णा और पेनगंगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल सिंधु झेलम ये जो युग्म है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, 2019 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मक्का अमेरिका का मूल पौधा है। यह मुख्यतः खरीफ की फसल है। वर्ष 2019 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका था और वर्तमान स्थिति के अनुसार भी क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा डैश हो सकती है? पहला ऊर्ध्वाधर और दूसरा पार्श्विक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक दोनों हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्ष के बाद भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1920। जनांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में W.S. थॉम्सन ने किया तथा वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय फ्रैंक W. नोटेस्टीन को है, जिन्हें जनांकी का जनक कहा जाता है। और 1920 के बाद भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच गया। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस वन में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सदाबहार वन। सदाबहार वन में सुंदर डेल्टा पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भाग शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जन्म दर मृत्यु दर। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की एक भुजा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीनगर कोलकाता। श्रीनगर कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की एक भुजा नहीं है, किंतु दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की भुजा है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रृंखला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचेत श्रृंखला। पंचेत श्रृंखला निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रृंखला है और इसका नामकरण रानीगंज के दक्षिण स्थित पहाड़ी के नाम पर किया जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 57, ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत जमीनी गतियों के आधार पर भारत को डैश क्षति जोखिम क्षेत्रों विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 4। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया था, किंतु भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार भूकंप जोन 1 और 2 को एक में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबी अवधि का खतरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सूखा। सूखा एक लंबी अवधि का खतरा माना जाता है। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 59, विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिया। 150 से अधिक वर्षों से कार्यरत भारतीय डाक विभाग संचार की रीढ़ रहा है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1,56,600 डाकघरों के साथ इस विभाग के पास दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है। भारतीय डाक का कार्य लोगों की छोटी बचत योजनाओं का जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा, बिल संग्रह, बिक्री, मनरेगा मजदूरी वितरण और वृद्धा पेंशन भुगतान आदि है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है? पहला, पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा, शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली भारी मृदा उपयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, यानी ये दोनों ही परिस्थितियों की जरूरत होती है गेहूं की खेती के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक समुच्चय बैंकिंग क्षेत्र की संपूर्ण बैलेंस शीट को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी M3। रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1997 में वाई रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कमेटी मुद्रा पूर्ति विश्लेषण व संकलन ने रिपोर्ट 1998 में पेश की, जिसमें 4 प्रकार के मौद्रिक समुच्चयों का संकलन किया गया था, M0, M1, M2 व M3। M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं और M3 वह मौद्रिक समुच्चयों जो बैंकिंग क्षेत्र के संपूर्ण बैलेंस शीट को दर्शाता है। यह मौद्रिक नीति के संचालन की सबसे व्यापक व व्यवहारिक धारणा है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट नियंत्रण की मात्रात्मक तकनीक है? पहला, बैंक दर। दूसरा, खुला बाजार परिचालन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बैंक दर और खुला बाजार परिचालन, ये दोनों ही क्रेडिट नियंत्रण की मात्रात्मक तकनीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1983 में। भारत सरकार द्वारा 1983 में कई मुद्दों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना था और 1988 में आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सुनामी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक क्षेत्र में बादल का जोर से फटना। एक क्षेत्र में बादल का जोर से फटना सुनामी के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, जबकि समुद्र तल में ज्वालामुखी विस्फोट, अचानक विवर्तनिक हलचलों के कारण समुद्र के नीचे बड़े पैमाने पर भूस्खलन तथा अभिसरण विनाशकारी प्लेटों का टकराव आदि सुनामी उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी 1977 में जनता पार्टी बनाने वाली पार्टियों के समूह का हिस्सा नहीं थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी 1977 में जनता पार्टी बनाने वाली पार्टियों के समूह का हिस्सा नहीं थी, जबकि जनता दल, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस और भारतीय जनसंघ, ये तीनों ही पार्टी 1977 में जनता पार्टी बनाने वाली पार्टियों के समूह का हिस्सा रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला,
यह एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है। दूसरा, इसे भारत में 1990 में पेश किया गया था। तीसरा, वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कारक खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है? पहला, खेती की विधि और दूसरा, खाद्यान्नों का भंडारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने में योगदान खेती की विधि और खाद्यान्नों का भंडारण ये दोनों ही देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 68, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला, रोजगार की शर्तें नियमित हैं और दूसरा, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल दूसरा जो कथन है वो सही नहीं है, जबकि जो पहला कथन है रोजगार की शर्तें नियमित है, यह विशेषता संगठित क्षेत्र की होती है। और संगठित क्षेत्र में ऐसी कंपनियां या कार्यस्थल शामिल है जिसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है और कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी भी दी जाती है। वे सरकार के द्वारा अधिकृत है और उन्हें विभिन्न कानून में निर्धारित नियमों विनियमों का पालन करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वह डैश कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो रेट। वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक गैर आर्थिक कारक है? पहला, शासन और दूसरा, मृदा और भूभाग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, यानी आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक गैर आर्थिक कारक केवल शासन है, मृदा और भूभाग नहीं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य आर्थिक कारक में प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक व्यवस्था, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, वित्तीय प्रणाली, विदेशी व्यापार और विपणन योग्य अधिशेष इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि गैर आर्थिक कारक में शासन, प्रशासन, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक संगठन और नैतिक व सामाजिक मूल्य इत्यादि को शामिल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद अंतर्वस्तुओं का कौन सा युग्म सही है? पहला, 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति और दूसरा 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, डैश के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का एक विस्तृत विभाजन दिया हुआ है। दूसरा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 2 सूचियां दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा, यानी भारत में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में जो दूसरा कथन है वो सही नहीं है। दूसरे कथन में ये लिखा गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केवल 2 सूचियां दी गई हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 2 नहीं बल्कि 3 सूचियां दी गई हैं, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से हम लोग जानते हैं। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना ममता बनर्जी द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस।
जनवरी 1998 में ममता बनर्जी द्वारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक नेता बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मायावती। मायावती का संबंध बहुजन समाज पार्टी से है और बहुजन समाजवादी पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी की स्थापना कांसीराम द्वारा 1984 ईस्वी में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था डैश थी? पहला अविकसित और दूसरा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल वन, यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था थी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यिक नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? पहला, यह लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप है। दूसरा, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और तीसरा, संसदीय लोकतंत्रों की तुलना में दुनिया भर में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और दूसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का संविधान राज्यों का एक संघ है और यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वे पूर्णतः निरपेक्ष है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इस वजह से अनुच्छेद 13 में समता का अधिकार शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1950 में। स्वतंत्रता के बाद में भारत में वर्ष 1950 में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। यह दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 88, नेपाल में पंचायत प्रणाली डैश द्वारा स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा महेंद्र। 16 दिसंबर 1962 के नए संविधान को सरकार के भंग होने की दूसरी वर्षगांठ पर अपनाया गया
और एक 4 स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी। राजा महेंद्र ने 5 जनवरी 1961 को निर्दलीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, नेपाल में माओवादियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पीपुल्स मूवमेंट उनके द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। दूसरा, माओवादियों ने 2000 तक नेपाल के किसी भी जिले में जनता का सरकार स्थापित नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। 18 फरवरी 1990 को नेपाल में माओवादियों द्वारा जन आंदोलन शुरू किया गया था और नेपाल में लगभग 32 या अधिक जिलों में माओवादी सरकारें थी, लेकिन 2000 के दशक में माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता चल रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के गृह युद्ध का परिणाम था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई। ये जो था वो ब्रिटेन में गृहयुद्ध का परिणाम था 17वीं शताब्दी में। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT SST के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।